दफ्तर की घड़ी ने 4:30 बजने की सूचना दी तो सब एक एक करके उठने लगे। वरुण ने जैसे ये आवाज़ सुनी ही नहीं। चलना नहीं है क्या यार? राज ने पीठ में एक धौल मारी तो वो चौंक गया। 5 बज गए क्या? कमाल है, राज बोला। घर में नई ब्याही बीवी बैठी है और पति को ये भी पता नहीं कि 5 कब बज गए। अरे मियाँ, तुम्हारे तो आजकल वे दिन हैं जब लगता है कि घड़ी की सुइयां खिसक ही नहीं रही और कमबख्त 5 बजने को ही नहीं आ रहे। पर एक तुम हो कि राज के व्यंग से वरुण के सीने में एक चोट सी लगी। फिर वो स्वयं को संभाल कर बोला, मेरा कुछ काम अधूरा पड़ा है, उसे पूरा करना है। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। राज ऑफिस से चल पड़ा। वरुण गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। वो राज को कैसे बताता कि नई नवेली बीबी है, तभी तो वो यहाँ बैठा है। उसके अंदर की उमंग जैसे मर सी गई है। पिताजी को भी न जाने क्या सूझी कि उसके गले में ऐसी नकेल डाल दी जिसे ना वो उतार सकता है और ना खुश होकर पहन सकता है। वो तो विवाह करना ही नहीं चाहता था, अकेले रहने का आदी हो गया था। विवाह की इच्छा ही नहीं होती थी। उसने कई शौक पाले हुए थे। शास्त्रीय संगीत के महान गायकों के कैसेटों का अनुपम खजाना था उसके पास, जिन्हें सुनते सुनते वो न जाने कहाँ खो जाता था। और इन सब में व्यस्त रहकर उसने विवाह के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे में पिताजी का पत्र आया, वरुण, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अच्छे खानदान की, प्रथम श्रेणी में एमए है, मेरे मित्र की बेटी है, फोटो साथ भेज रहा हूँ। मैं तो उन्हें हाँ कर चुका हूँ, तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार है। अनमना सा होकर उसने फोटो उठाया और गौर से देखने लगा था। तीखे नाक नक्श की एक आकर्षक मुखाकृति थी। बड़ी बड़ी भावप्रवण आंखें जैसे उसके सारे वजूद पर छा गई थी। और जाने किस रौ में उसने वापसी डाक से ही पिताजी को अपनी स्वीकृति भेज दी थी। पिताजी ने 1 माह बाद ही विवाह की तारीख नियत कर दी थी। उसके दोस्त राज, विपिन आदि हैरान थे और उसे सलाह दे रहे थे कि सिर्फ फोटो देखकर ही वो विवाह को कैसे राजी हो गया। कम से कम एक बार लड़की से रूबरू तो हो लेता। पर जवाब में वो हंसकर बोला था, फोटो तो मैंने देख ही लिया है, अब पिताजी लंगड़ी लूली बहू तो चुनेंगे नहीं। पर कितना गलत सोचा था उसने। विवाह की प्रथम रात्रि को ही उसने रिया के चेहरे पर प्रथम दृष्टि डाली तो सन्न रह गया था। रिया की रंगत काफी सांवली थी। फिर तो वे बड़ी बड़ी आंखें जिनमें वो अक्सर कल्पना में डूबा रहता था। वे तीखे नाक नक्श जो धार की तरह सीधे उसके हृदय में उतर जाते थे। सब कुछ जैसे कपूर सा उड़ गया था और रह गया था तो सिर्फ और सिर्फ रिया का सांवला रंग। रिया से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर सुबह पिताजी से लड़ पड़ा था। कैसी लड़की देखी है आपने मेरे लिए? आप पर भरोसा करके मैंने बिना देखे ही विवाह के लिए हाँ कर दी थी, और आपने ये क्या किया? क्यों, क्या कमी है लड़की में? लंगड़ी लूली है क्या? पिताजी टेढ़ी नजरों से उसे देखकर बोले थे, आपने तो बस जानवरों की तरह सिर्फ हाथ पैरों की सलामती का ही ध्यान रखा, ये नहीं देखा कि उसका रंग कितना काला है। बेटे, पिताजी समझाते हुए बोले थे, रिया अच्छे घर की सुशील लड़की है, प्रथम श्रेणी में एमए है, चाहो तो नौकरी करवा लेना। रंग का सांवला होना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, और फिर रिया सांवली अवश्य है पर काली नहीं। पिताजी और माँ दोनों ने उसे अपने अपने ढंग से समझाया था, पर उसका आक्रोश कम नहीं हुआ था। रिया के कानों में भी शायद
इस वार्तालाप के अंश पड़ गए थे। रात को वो धीमे स्वर में बोली थी, शायद ये विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। वो खामोश रहा था। 15 दिन बाद ही वो काम पर वापस आ गया था। रिया भी उसके साथ थी। कान पूरा कर रिया ने उसकी अस्त व्यस्त गृहस्थी को सुचारू रूप से समेट लिया था। साहब, घर नहीं जाना है क्या? चपरासी रामनाथ का स्वर कान में पड़ा तो उसकी विचार तंद्रा टूटी। शाम के 6 बज चुके थे। वो उठ खड़ा हुआ। घर जाने का भी जैसे कोई उत्साह नहीं था उसके अंदर। उसे आए 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उसके दोस्तों ने रिया को नहीं देखा है। जब भी वे घर आने की बात करते हैं, वो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता है। आखिर वो करे भी क्या? राज की बीबी अनुपमा कितनी सुंदर है और आकर्षक भी, और विपिन की पत्नी कौन सी कम है। राजेश की पत्नी लीना भी कितनी गोरी और सुंदर है। रिया तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं। उसके दोस्त तो पत्नियों को बगल में सजावटी वस्तु की तरह लिए घूमते हैं। एक वो है कि दिन के समय भी रिया को साथ लेकर बाहर नहीं निकलता। न जाने कैसी हीन ग्रंथि पनप रही है उसके अंदर। कैसी बेमेल जोड़ी है उनकी। घर पहुंचा तो रिया ने बाहर कुर्सियां निकाली हुई थी। तुरंत ही वो चाय और पोहा बनाकर ले आई। वो खामोश चाय की चुस्कियां ले रहा था। रिया उसके मन का हाल काफी हद तक समझ रही थी। उसने छोटे से घर को तो अपने कुशल हाथों और कल्पना शक्ति से सजा रखा था, पर पति के मन की थाह वो नहीं ले पा सकी थी। छोटे से बगीचे में फूल पत्तियां तोड़कर वो रोज पुष्प सज्जा करती। कई बार तो वरुण भी सजे हुए सुंदर से घर को देखकर हैरान रह जाता था। तारीफ के बोल उसके मुंह से निकलने को ही होते, पर वो उन्हें अंदर ही अंदर घुटक लेता। पाक कला में निपुण रिया रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसकी तो भूख जैसे दोगुनी हो गई थी। नहाने जाता तो स्नान घर में कपड़े, तौलिया, साबुन सब करीने से सजे मिलते। ये सब देखकर मन ही मन रिया के प्रति प्यार और स्नेह के अंकुर से फूटने लगते, पर फिर उसी क्षण वही पुरानी कटुता उमड़कर सामने आ जाती और वो सोचता, ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। एक दिन वो दफ्तर से आकर बैठा ही था कि राज विवेक राजेश सजी धजी पत्नियों के साथ उसके घर आ धमके। राज बोला, आज पकड़े गए जनाब। उन सब के चेहरे देखकर एक बार तो वरुण भी सन्नसा रह गया। क्या सोचेंगे ये सब रिया को देखकर? क्या यही रूप की रानी थी जिसे अब तक उसने छिपाकर रखा हुआ था? पर मन के भाव छिपाकर वो चेहरे पर मुस्कान ले आया और बोला, आओ आओ यार, धन्यवाद जो तुम सब इकट्ठे आए। आज तो खास तौर से भाभी जी से मिलने आए हैं। विवेक बोला और फिर सब बैठक में आ गए। सुघड़ता और कलात्मकता से सजी बैठक में आकर सभी नजरें घुमाकर सजावट देखने लगे। राज बोला, अरे वाह, तेरे घर का तो कायाकल्प हो गया है यार। तभी अंदर से रिया मुस्कुराती हुई आई और सबको नमस्ते करके बोली, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। आप भी क्या सोचती होंगी कि आपके पति के कैसे दोस्त हैं जो अब तक मिलने भी नहीं आए, पर इसमें हमारा कसूर नहीं है। वरुण ही बहाने बना बनाकर हमें आने से रोकता रहा। रिया, तुम्हारी पुष्प सज्जा तो गजब की है। अनुपमा प्रशंसात्मक स्वर में बोली, हमारे बगीचे में भी फूल हैं, पर मुझे सजाने का तरीका ही नहीं आता। तुम सिखा देना। इसमें सिखाने जैसी तो कोई बात ही नहीं। रिया संकुचित हो उठी। वो रसोई में चाय बनाने चली गई। कुछ ही देर में प्लेटों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल और गुलाब जामुन ले आई।
आप इंसान हैं या मशीन? विवेक हंसते हुए बोला। कितनी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया। अब आप लोग गर्मा गर्म खाइए, मैं ब्रेड रोल तलती जा रही हूँ। 1 घंटे बाद जब सब जाने लगे तो राज वरुण को कोहनी मारकर बोला, वाकई यार, तूने बड़ी सुघड़ और अच्छी बीवी पाई है। वरुण समझ नहीं पाया, राज सच बोल रहा है या फिर मजाक कर रहा है। जाते समय सब वरुण और रिया को आमंत्रित करने लगे तो वरुण बोला, दिन तय मत करो यार, जब फुर्सत होगी आ जाएंगे और फिर खाना खाकर ही जाएंगे। फिर तो तुम्हें फीकी मूंग की दाल और रोटी ही मिलेगी। विवेक हंसता हुआ बोला, हमारी पत्नी का तो लगभग रोज का यही घिसा पिटा मेन्यू है, और कहीं हमारे यहाँ खिचड़ी ही ना बनी हो। अनुपमा जब भी थकी होती है खिचड़ी ही बनाती है। वैसे अक्सर वो थकी ही रहती है। राज टेढ़ी नजरों से अनुपमा को देखकर बोला। सब चले गए तो रिया बिखरा घर सहेजने लगी और वरुण आराम कुर्सी पर पसर गया। उसने कनखियों से रिया को देखा। क्या सचमुच उसे सुघड़ और बहुत अच्छी पत्नी मिली है? क्या सचमुच उसके दोस्तों को उसके जीवन पर रश्क है? उसके मन में अंतर्द्वंद सा चल रहा था। उसे रिया पर दया सी आई। 2 माह होने को हैं, उसने रिया को कहीं भी घुमाया नहीं है। कभी घूमने निकलती भी है तो रात को। एक दिन शाम को वरुण दफ्तर से आया तो बोला, रिया झटपट तैयार हो जाओ, आज राज के घर चलते हैं। रिया ने हैरानी से उसे देखा और फिर खामोशी से तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में ही वो तैयार होकर आ गई। जब वे राज के घर पहुंचे तो अंदर से जोर जोर से आती आवाज से चौंक कर दरवाजे पर ही रुक गए। राज चीख रहा था, ये घर है या नरक? मेरे जरूरी कागज तक तुम संभाल कर नहीं रख सकती। मुन्ने ने सब फाड़ दिए। कैसी जाहिल औरत हो, कौन तुम्हें पढ़ी लिखी कहेगा? जाहिल हो तुम। अनुपमा का तीखा स्वर गूंजा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा बिखरा सामान ही सारा दिन सहेजती रहूं। बाहर खड़े रिया और वरुण संकुचित से हो उठे। ऐसे हालात में वे कैसे अंदर जाएं, समझ नहीं पा रहे थे। फिर वरुण ने गला खंखार कर दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। दरवाजा अनुपमा ने खोला। बिखरे बाल, मटमैली सी सलवटों वाली साड़ी और मेकअप विहीन चेहरे में वो काफी फूहड़ और भद्दी लग रही थी। वरुण ने हैरानी से अनुपमा को देखा। अनुपमा संभल कर बोली, आइए आइए वरुण जी, और वो रिया का हाथ थाम कर अंदर ले आई। उन्हें सामने देख राज झेप सा गया और वो सोफे पर बिखरे कागजों को समेट कर बोला, आओ आओ वरुण, आज कैसे रास्ता भूल गए? वरुण और रिया सोफे पर बैठ गए। वरुण ने नजरें घुमाकर देखा, सारी बैठक अस्त व्यस्त थी। बच्चों के खिलौने, पत्रिकाएं, अखबार, कपड़े इधर उधर पड़े थे। हालांकि राज के घर वरुण पहले भी आता था, पर रिया के आने के बाद वो पहली बार यहाँ आया था। इन 2 माह में ही रिया के कारण व्यवस्थित रूप से सजे धजे घर में रहने से उसे राज का घर बड़ा ही बिखरा और अस्त व्यस्त लग रहा था। अनजाने ही वो अनुपमा और रिया की तुलना करने लगा। अनुपमा राज से किस तरह जबान लड़ा रही थी। घर भी कितना गंदा रखा हुआ है, स्वयं भी किस कदर फूहड़ सी बनी हुई है। क्या फायदा ऐसे मेकअप और लीपापोती का, जिसके उतरते ही औरत कलई उतरे बर्तन सी बेरंग बेरौनक नजर आए। इसके विपरीत रिया कितनी सभ्य और सुसंस्कृत है। उसके साथ कितनी शालीनता से बात करती है। अपने सांवले रंग पर फबने वाले हल्के रंग के कपड़े कितने सलीके से पहनकर जैसे हमेशा तैयार सी रहती है। घर भी कितना साफ रखती है। लोग जब उसके घर की तारीफ करते हैं तब गर्व से उसका सीना भी
फूल जाता है। तभी अनुपमा चाय और एक प्लेट में भुजिया लाई तो राज बोला, अरे वरुण और उसकी पत्नी पहली बार घर आए हैं, कुछ खातिर करो। अब घर में तो कुछ है नहीं, आप झटपट जाकर बाजार से ले आओ। नहीं नहीं वरुण बोला, इस समय कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है। मन ही मन वो सोच रहा था, रिया मेहमानों के सामने हमेशा कोई न कोई घर की बनी हुई चीज अवश्य रखती है। जो खाता है तारीफ किए बिना नहीं रहता। कुछ देर बैठकर वरुण और रिया ने उनसे विदा ली। बाहर आकर वरुण बोला, रास्ते में विवेक का घर भी पड़ता है, जरा उसके यहाँ भी हाजिरी लगा लें। चलते चलते उसने रिया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। रिया हैरानी से उसे देखने लगी। सदा उसकी उपेक्षा करने वाले पति का ये अप्रत्याशित व्यवहार उसकी समझ में नहीं आया। विवेक के घर जब वे पहुंचे तो दरवाजा खटखटाने पर तौलिए से हाथ पोंछता विवेक रसोई से निकला और उन्हें देखकर शर्मिंदा सा होकर बोला, अरे वाह, आज तो न जाने सूरज कहाँ से निकला जो तुम लोग हमारे घर आए हो। विवेक के घर का भी वही हाल था। बैठक इस तरह से अस्त व्यस्त थी जैसे अभी तूफान आकर गुजरा हो। विवेक पत्रिकाएं समेटता हुआ बोला, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। नीलम तो लेडीज क्लब गई हुई है, पत्नी क्लब में पति रसोई में। वरुण को मन ही मन हंसी आ गई। तभी रिया खड़े होकर बोली, आप बैठिए भाई साहब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर रिया रसोई में चली गई। तभी विवेक का 1 साल का बेटा भी उठकर रोने लगा। विवेक उसे हिला डुलाकर चुप कराने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर में रिया ट्रे में चाय और दूध की बोतल ले आई और बोली, आप लोग चाय पीजिए, मैं मुन्ने को दूध पिलाती हूँ। और विवेक के नाना करते भी उसने मुन्ने को अपनी गोद में लिटा लिया और बोतल से दूध पिलाने लगी। विवेक धीमे स्वर में वरुण से बोला, यार वरुण, बीबी हो तो तुम्हारे जैसी, दूसरों का घर भी कितनी अच्छी तरह संभाल लिया। एक हमारी मेम साहब हैं, अपना घर भी नहीं संभाल सकती। घर आओ तो पता चलता है कि किट्टी पार्टी में गई हैं या क्लब में। मुन्ना आया के भरोसे रहता है। उस दिन वरुण देर रात तक सो नहीं सका। वो सोच में निमग्न था। उसे तो अपनी पत्नी के सांवले रंग पर शिकायत थी, पर यहाँ तो उसके दोस्तों को अपनी गोरी चिट्ठी बीबियों से हर बात पर शिकायत है। इतवार के दिन सभी दोस्तों ने वरुण की शादी की खुशी में पिकनिक का आयोजन किया था। विवेक, राजेश, राज, विपिन सभी शरीक थे इस पिकनिक में। खाने पीने का सामान वरुण के दोस्त लाए थे। वरुण को उन्होंने कुछ भी लाने से मना कर दिया था, पर फिर भी रिया ने मसालेदार छोले बना लिए थे। सभी छोलों को चटकारे ले लेकर खा रहे थे। वरुण हैरानी से देख रहा था कि रिया ही सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। अनुपमा उससे बुनाई डालना सीख रही थी तो नीलम उसके घने लंबे बालों का राज पूछ रही थी। राजेश की पत्नी लीना उससे मसालेदार छोले बनाने की विधि पूछ रही थी। तभी विवेक बोला, वरुण भाभी, चाय तो आपके हाथ की ही पिएंगे। उस दिन आपकी बनाई चाय का स्वाद अभी तक जबान पर है। लीना, अनुपमा, नीलम आदि ताश खेलने में लगी और रिया स्टोव जलाकर चाय बनाने लगी। विवेक भी उसका हाथ बटाने लगा। चाय की चुस्कियों के साथ एक बार फिर रिया की तारीफ शुरू हो गई। चाय खत्म होते ही विवेक बोला, अब वरुण भाभी एक गाना सुनाएंगी। मैं ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ठीक कह रहा हूँ, विवेक बोला। आप बेध्यानी में चाय बनाते समय गुनगुना रही थी, मैंने पीछे से सुन लिया था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको गाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, सब समवेत स्वर में बोले। मजबूरन रिया को गाने के लिए हाँ भरनी पड़ी।
उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। झील का खामोश किनारा उसकी मीठी आवाज से गूंज उठा। सभी मंत्रमुग्ध से उसका गाना सुन रहे थे। वरुण भी हैरान था। रिया इतना अच्छा गाना गा लेती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े ही मीठे स्वर में वो गा रही थी। गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाई। रिया संकुचित हो उठी। वरुण गहराई से रिया को देख रहा था। उसे लगा रिया इतनी सांवली नहीं है जितनी वो सोचता है। उसकी आंखें काफी बड़ी और भावपूर्ण हैं। गठा हुआ बदन, सदा मुस्कुराते से होंठ, एक खास किस्म की शालीनता से भरा हुआ व्यक्तित्व। वो तो सबसे अलग है। उसकी आंखों पर अब तक जाने कौन सा पर्दा पड़ा हुआ था, जिसके आर पार वो देख नहीं पा रहा था। उसकी गहराई में तो गया ही नहीं था, जहां रिया अपने इस रूप गुण के साथ मौजूद थी। सीप में बंद मोती की तरह एक उसके सांवले रंग की ही आड़ लेकर बाकी सभी गुणों को वो अब तक नजरअंदाज करता रहा था। अगर गोरा रंग ही खुशी और सुखमय वैवाहिक जीवन का आधार होता है, तो उसके दोस्त शायद खुशियों के सैलाब में डूबे होते। पर ऐसा कहाँ है। पिकनिक के बाद थके हारे शाम को वे घर लौटे तो वरुण को अपेक्षाकृत प्रसन्न और मुखर देखकर रिया विस्मित सी थी। घर में खामोशी की चादर ओढ़ने वाला वरुण आज खुलकर बोल रहा था। कुछ हिम्मत करके रिया बोली, क्या बात है, आज आप काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ, आज मुझे सीप में बंद मोती मिला है। और उसने रिया को बाहु पास में बांध लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।